नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का टॉप ट्रेंडिंग जीके के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है अपना डे 8। इसमें ग्रुप डी के जो लेटेस्ट एग्जाम फरवरी 2026 तक हुए हैं उसमें साइंस के परमाणु की संरचना से पूछे गए क्षेत्र क्वेश्चंस देखेंगे। ये एनसीईआरटी का चैप्टर है। इसी प्रकार अपन 27 चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब तक ये 7 चैप्टर हो चुके हैं, 8वां चैप्टर है। तो परमाणु की संरचना से टोटल 76 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक एक करके देखते हैं। प्रत्येक सवाल को डिटेल में आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाला हूं। बाकी टोटल जो 2525 क्वेश्चंस ग्रुप डी में जो पूछे गए हैं 101 शिफ्ट में एनसीईआरटी के 27 चैप्टर वाइज ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ई बुक फॉर्मेट में। इस हेतु आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो toptrainingGK.in या फिर टॉप ट्रेनिंग जीके ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके भी ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जो प्रिंट वर्जन चाहते हैं तो इसी मेन पीडीएफ के पेज नंबर आपको 4 में मिल जाएगा 185 पेपर शीट्स में। कूपन कोड आप TGRAM25 यूज करना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अपन फिलहाल शुरुआत करते हैं परमाणु की संरचना से। इससे पहले केमिस्ट्री के ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये अंतिम चैप्टर है केमिस्ट्री का जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं। टोटल रसायन विज्ञान के 10th में 486 और 9th में 316 क्वेश्चन। आगे बढ़े उससे पहले टेक्स्ट बुक पर अभी सेल लाइव हो चुकी है। पहले इसकी प्राइस है 600 रुपए के आसपास थी, 600 प्लस ही थी, इवन 749 रुपए थी। अभी यहाँ पर प्राइस है आधी हो चुकी है। ध्यान देना, ये आधी प्राइस तब अप्लाई होगी जब आप कूपन कोड टीटीजी के यूज करेंगे और ये टीटीजी के कूपन कोड केवल न्यू यूजर के लिए है। यदि ऑलरेडी आपने टेक्स्ट बुक पास पहले ले रखा था, अभी रिन्यू कराना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स या भाई बहन के मोबाइल नंबर से करवाना ताकि आपका ये डिस्काउंट मिल जाए। और ये ऑफर रहेगा 15 जुलाई तक। इसमें आपको सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाए। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ग्रुप डी के जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके पेपर भी एज ए मॉक फॉर्मेट में अवेलेबल है। उनका आप अटेम्प्ट कीजिए जितना हो सके, क्योंकि वही टीसीएस एग्जाम ले रही है, ज्यादा गैप नहीं हुआ है, तो इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं, परमाणु की संरचना। क्लिक हियर और यहां से अपना पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्वों के किस युग्म में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए उसमें परमाणु क्रमांक कितना है और द्रव्यमान संख्या कितनी है। क्योंकि जब आप द्रव्यमान संख्या की बात करते हो, द्रव्यमान संख्या जिसे ए से डिनोट कर सकते हो, उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। तो यहां से आपको पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो न्यूट्रॉन किसमें कितने हैं इसे तो मैं आपको बता देता हूं। हीलियम की, जैसे बेरिलियम की बात कर लेते हैं, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4 और उसमें द्रव्यमान संख्या 9 होती है। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये तो आपके प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है और टोटल ऐड करेंगे तो आपका द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार आप बोरॉन का देखेंगे, बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है जो प्रोटॉन की संख्या है और न्यूट्रॉन की संख्या आपके हो जाएगी 6 हो जाएगी। टोटल द्रव्यमान संख्या 11 है, तो ये न्यूट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर बोरॉन का आपका हो चुका। कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन में 6 हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक और फिर 12 है, तो इसमें टोटल 6 हो जाएगा आपकी न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये कार्बन का। ठीक है, 6 प्रोटॉन 6 ही न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं लिथियम की। लिथियम के परमाणु क्रमांक 3 है, द्रव्यमान संख्या 7 है, तो न्यूट्रॉन आपका 4 हो जाएगा। बेरिलियम ऑलरेडी आ चुका है। हीलियम की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक 2 है, तो न्यूट्रॉन 2 है, टोटल द्रव्यमान 4 है, तो 2 2। तो यहां पर आपको पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल किस में है, तो न्यूट्रॉन आप देखेंगे 5, उसके बाद देखते हो 6 6, तो 6 किस में आ रही है, एक तो बोरॉन में आ रही है, कार्बन में आ रही है। तो इक्वल न्यूट्रॉन की संख्या बोरॉन और कार्बन में विकल्प बी में दे रखा है। तो ये है, ज्यादा टफ नहीं है, केवल ये पता होना चाहिए क्योंकि शुरुआती तत्व दिए है। ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। बोर का परमाणु मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों एक फिक्स कक्षाओं में, जिन्होंने इन्होंने ऊर्जा स्तर बताया था, विविक्त कक्षा बताया था, विविक्त यानी स्टेबल कक्षा, एक फिक्स कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिसमें ऊर्जा का विकिरण वो नहीं करते हैं। मैं आपको पूरा बोर का मॉडल बताऊं तो बोर ने 1913 में अपना मॉडल दिया। जो रदरफोर्ड का मॉडल था ना, उसको आगे बढ़ाया है, 1911 में रदरफोर्ड ने दिया था। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की चारों ओर इलेक्ट्रॉन की परिक्रमा की कल्पना की। ऑलरेडी रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक की चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, लेकिन वो रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि परिक्रमा करते समय इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा क्यों नहीं खोता है, ऊर्जा क्यों नहीं विकिरित करता है। इसी समस्या को हल करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में नया मॉडल दिया और बोर ने क्या बताया, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है।
इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी रदरफोर्ड आपके बता चुके हैं दोनों ही। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते, तो ये हाईलाइट कर रखा है, ये नई चीज बताई है बोर ने कि फिक्स कक्षाओं में ही चक्कर लगाते। ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहीं भी चक्कर लगा सकते, नहीं, एक फिक्स कक्षा में वो चक्कर लगाएंगे। उसी फिक्स स्टेबल कक्षा को इन्होंने विविक्त कक्षा कहा है। नाभिक की चारों ओर इलेक्ट्रॉन की निश्चित कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं को ऊर्जा स्थिर भी कहते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तब तक वह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। एक फिक्स कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उस केस में न तो ऊर्जा ग्रहण करेगा न ही वो त्यागेगा, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल रूप से चक्कर लगा पा रहा है। और यही चीज नई बताई है, रदरफोर्ड ने नहीं बता पाया था। बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करता है और हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। हालांकि बोर में भी एक कमी थी, बोर केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर ही अपना प्रयोग कर पाया था। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो वो जटिलता को नहीं बता पाया कि किस टाइप से उसमें ऊर्जा स्तर रहेंगे। ये मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की ही व्याख्या कर सका बोर का, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो बोर की मुख्य कंसेप्ट आपको बता दिया है कि उसमें विविक्त कक्षाएं होती है और उन निर्धारित कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और उन्हीं को उन्होंने स्टेबल ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल कहा है। और इन कक्षा में चक्कर लगाते हुए मेन चीज यही है कि इलेक्ट्रॉन जब इन विविध कक्षा में चक्कर लगा रहा तो वो ऊर्जा विकिरित नहीं करेगा। ये कक्षाएं स्थिर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इनमें बिना ऊर्जा खोए घूम सकते हैं। ऊर्जा का भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कब अपनी ऊर्जा खोएगा वो बताता हूं। और ये आप ऊर्जा स्तर देख सकते हो, इनका नाम है KLMN हो जाएगा। तो ऊर्जा जैसे जैसे कक्ष दूर जाता है ना, जैसे K कक्ष में ऊर्जा कम है, तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो तो वहां पर ऊर्जा स्तर बढ़ता जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ऊर्जा स्तर, बीच में नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन उस एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है, तो क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आता है। जैसे ये आपके सेंटर में नाभिक है, इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगा रहा है, तो ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है उस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोएगा, ठीक है, ऊर्जा विकिरित करेगा, उत्सर्जित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऊर्जा कम होगी ना तो उस केस में वो नीचे ही आएगा और कहां जाएगा भाई, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, पक्षी उड़ रहा है, ऊर्जा कम है तो वो नीचे आएगा। ये सेम चीज है, तो ऊर्जा वहां पर खोता है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आता है तो ये ऊर्जा का विकिरण करता है। जब इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा में तो वो प्रोटॉन के साथ में ज्यादा बॉन्डिंग आकर्षण बल के साथ बंधा हुआ है, उसको ऊपरी कक्षा में जाने के लिए ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ऊर्जा तो चाहिए इस बंध को तोड़ने के लिए। इसीलिए कक्षा नीचे से ऊपर जाएगा ना, उस केस में ऊर्जा की जरूरत रहेगी, अवशोषण करेगा। और ऊपर से नीचे आ रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊर्जा त्याग दी, नीचे आ गया। ये ऊर्जा फोटोन के रूप में होती है। तो कब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा त्यागता है और ग्रहण करता है, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो ये केवल हाइड्रोजन पर ही लागू हो पाया, क्योंकि हाइड्रोजन में ही एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मेन कमी रही है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु की ऊर्जा स्तर की जटिलता के बारे में ये नहीं समझा पाए। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहां से आपका बोर का परमाणु मॉडल का कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का आकार निर्धारित करता है। परमाणु का आकार निर्धारण, जैसे आप देखते हो परमाणु में क्या होता है, सबसे नाभिक होता है सेंटर में, तो इस नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो नाभिक का आकार पूरे परमाणु से काफी छोटा होता है। तो लास्ट में जो आकार परमाणु का निर्धारण है वो इलेक्ट्रॉन का, ये चक्र कहाँ इलेक्ट्रॉन लगा रहा है उसी की बेस पर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का वहां पर क्या हो रहा है, क्लाउड से इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स के बेस पर परमाणु का आकार निर्धारित होता है। क्योंकि नाभिक हालांकि 10⁵ गुना छोटा होता है, परमाणु की त्रिज्या की तुलना में नाभिक की त्रिज्या इतनी छोटी होती है, इसलिए परमाणु का आयतन उसके इलेक्ट्रॉन कोशों के विस्तार पर निर्भर करता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु की संरचना का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। अब मैं आपको थॉमसन का परमाणु मॉडल पूरा बता देता हूं, क्योंकि इनसे आगे सवाल आएंगे, बोर का, रदरफोर्ड का, थॉमसन का, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट न करना पड़े, इसलिए मैं दोबारा एक बार पूरा थॉमसन का मॉडल बता देता हूं। तो इन्होंने सबसे पहले अपना परमाणु मॉडल दिया जे थॉमसन ने, और 1904 में दिया था। मुख्य जो कंसेप्ट है इसमें कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। ये उस ई बुक का पार्ट है जो 31 चैप्टर एनसीईआरटी के 9 10 की हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसी का मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। एक गोला है जिसमें धनावेशित आवेश वाला गोला है, इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं कहीं ऐसे धंसे हुए हैं।
ये चीज बताइए थॉमसन ने। धनात्मक आवेश पूरे परमाणु में, जो धनात्मक आवेश है ना वो पूरे परमाणु में समान रूप से फैला हुआ वितरित है, और ऋणात्मक जो इलेक्ट्रॉन है और धनात्मक आवेश की मात्रा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थॉमसन ने, जो आगे जाकर बाद में सही भी साबित हुई कि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आवेश है ये इक्वल मात्रा में होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं और कोई स्पष्ट गति नहीं करती, ये गलत बताई थी थॉमसन ने कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पर फिक्स है, कोई भी गति नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते हैं ना, बाद में बोर ने रदरफोर्ड ने बताया, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्थिर है। हालांकि थॉमसन ने अपने प्रस्ताव में बताया जरूर है। अब इन्होंने अपने मॉडल की तुलना की है क्रिसमस केक से, तरबूज से की है। जिस प्रकार आप तरबूज का लाल गुद्दा देखते हो, गिरी देखते हो, वो धनावेश को बताया इन्होंने, और उस तरबूज की गिरी में जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जहां पर इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल है, कहने का मतलब धनावेश और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है और वो उदासीन है। ये चीज बताई। ये प्लम पुडिंग मॉडल भी कह सकते हो। क्रिसमस केक में जिस प्रकार मेवे होते हैं उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं, तो ये आप देख सकते हो, इस टाइप से बताया इन्होंने। प्लम पुडिंग मॉडल भी इसे कहा है। तो इसमें क्या मुख्य आपके लिमिट सीमाएं क्या आई, नाभिक का उल्लेख इन्होंने नहीं किया, पूरा बता दिया धनावेशित गोला है। बाद में तो आपको पता ही नाभिक होता है, ये पता चला। तो परमाणु में केंद्र में कोई नाभिक नहीं बताया इन्होंने। इलेक्ट्रॉन की गति नहीं बताई, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है, जो गलत बात है। तो बाद में रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पत्र प्रयोग है इस मॉडल को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि अधिकांश कण बिना विक्षेपण के निकल गए, मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। ये चीज नहीं बता पाई, उन्होंने कहा पूरा धनावेशित गोला है। अब लगे हाथ अपन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देख लेंगे, उससे पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार कौन सा कथन परमाणु की संरचना का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो थॉमसन ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में अंतर्निहित धंसे हुए रहते हैं। ये सही बताया थॉमसन ने। परमाणु में केवल न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा नहीं बताया। इलेक्ट्रॉन एक केंद्रीय नाभिक के परिधि निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते हैं, ये बोर ने बताया। परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरा एक सघन नाभिक होता है, ये रदरफोर्ड ने बताया था बाद में, लेकिन ये मेन चीज थॉमसन यही बता पाए थे कि धनावेशित गोला जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। अगला सवाल, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक फिक्स कक्षाओं में स्टेबल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, जिन्होंने उनको विविक्त कक्षा कहा है। तो ये जो स्थिरवर्ती कक्षाओं में घूमते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इन वर्ती कक्षा में घूमते हैं ना, तो इन फिक्स कक्षा में रहते हुए ऊर्जा का विकिरण नहीं करेंगे। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा त्यागता है या ग्रहण करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बोर का परमाणु मॉडल के अनुसार सही है, आपने ऑलरेडी ऊपर देख रखा है। अब काफी कैंडिडेट मैसेज करते कि आप नीचे वाला ये व्याख्या डिटेल में नहीं बताते हो। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है यही चीज नीचे लिखी रहती है, और इसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में देख भी पाएंगे। बोर के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बोर का यही है कि परमाणु के बाहर विविक्त कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में नहीं होते, गलत है। परमाणु के भीतर केवल कुछ विशेष कक्षाओं की अनुमति होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षाएं कहा जाता है। ये चीज बोर ने बताई, तो विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा। विविक्त कक्षा फिक्स, और ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण केवल तब करता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जंप करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से परमाणु के आमाप को निर्धारित करता है? परमाणु का आमाप, साइज, ये करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैंने ऊपर भी आपका सवाल आया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड से परमाणु का आकार निर्धारित होता है। तो परमाणु का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी तक फैले हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, उनके द्वारा भरे गए कोषों की संख्या ही परमाणु की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और वहां से पता चलता है कि पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर दूसरा कोष है, तो यहीं से इसका आकार निर्धारित होता है। जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी, तो वहां पर आकार भी बढ़ता है। बोर का मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर ही लागू हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन जैसे एकल इलेक्ट्रॉन वाले तंत्रों से इन्हीं की व्याख्या कर पाए बोर। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, बहु परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, उसमें वो व्याख्या फेल हो गई। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो क्लोरीन में परसेंटेज होता है परमाणु द्रव्यमान में, वो उसका समस्थानिक के कारण होता है। क्लोरीन प्रकृति में दो समस्थानिक होता है। समस्थानिक यानी उसमें स्थान समान है, परमाणु क्रमांक समान है, ठीक है। परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या समान है, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने से ये समस्थानिक हो गया। और इस समस्थानिक में आप देखेंगे तो क्लोरीन एक तो आपका 35 है, ठीक है, 17 क्लोरीन इसमें भी है, 17 Cl 37, मतलब परमाणु क्रमांक 17 है दोनों में, लेकिन एक में द्रव्यमान संख्या 35 है, एक में 37 है। इनकी जब अस्तित्व की बात करती है तो कौन सा कितने परसेंटेज में पाया जाता है? तो आप देखेंगे क्लोरीन 35 ही अधिकतम पाया जाता है, 75%। तो ये वाला ज्यादा है,
और ये 37 वाला पाया जाता है, बाकी बचा हुआ 25%। तो इसी से आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि इसका द्रव्यमान संख्या एक्चुअल में 35 नहीं है, 35.5 लेते हैं। कैसे लेते हैं? तो औसत द्रव्यमान निकाला जाता है। औसत द्रव्यमान में आपका जैसे मैंने बताया कि 35 वाला है 75%, तो 75% का मतलब यही हुआ 75/100। इसके साथ में ऐड करेंगे 37 वाला पूरा कितना, 35 वाला पूरा 35 नहीं है, 75/100 लेंगे 35 का, और 37 का लेंगे 25/100। इनको ऐड करेंगे तो ये 35.5 U आएगा। ये क्लोरीन का एक्चुअल में द्रव्यमान है और ये इसके समस्थानिक से निर्धारित हो रहा है। अगला देखते हैं, बोर मॉडल के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरणों में द्वैत प्रकाश लक्षण होते हैं जिस कारण दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये द्वैत प्रकाश लक्षण ड्यूअल कैरेक्टर की बात हो रही है। तो ये तरंग और कण दो प्रकृति होती है, इसमें विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश और अन्य विकिरण में ड्यूल नेचर होती है। प्रकाश हो गया तो उसमें क्या है, एक तो वेव होता है, एक होता है पार्टिकल जो फोटोन होता है। तो वे कुछ परिस्थितियों में तरंग की तरह और कुछ में कण की तरह व्यवहार करते हैं। तो बाद में डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों में भी तरंग और कण दोनों के गुण होते हैं। तो तरंग और कण का आपने पहले भी देखा होगा। नेक्स्ट है, थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस सादृश्य का उपयोग किया? तो थॉमसन का प्लम पुडिंग हो गया, किशमिश पुडिंग हो गया, यही मॉडल है। जिस प्रकार किशमिश पुडिंग एक प्रकार का केक है, उसमें मेवे होते हैं, सूखे मेवे की तरह इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं, और केक का जो और दूसरा वाला पार्ट है, मिठास वाला पार्ट है, वो आपके धनात्मक धनावेशित गोले के समान है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, परमाणु संख्या को परमाणु के नाभिक में उपस्थित की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया गया। परमाणु संख्या है प्रोटॉन की संख्या है, और उदासीन हो परमाणु तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है, तो केवल प्रोटॉन हो जाएगा। उदासीन की बात इसमें नहीं हो रखी, तो केवल प्रोटॉन ही आप टिक करेंगे। परमाणु संख्या नहीं, प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं, Z होती है परमाणु संख्या है। उदासीन होता तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, द्रव्यमान संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? द्रव्यमान संख्या, पहला स्टेटमेंट देखिएगा, न्यूक्लियॉन्स की संख्या द्रव्यमान संख्या के समान होती है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब ही होता है कि मास नंबर, जैसे ए से डिनोट करते हो, जिसमें टोटल सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल सम है, जैसे आप द्रव्यमान संख्या कहते हो, इसे ही आप न्यूक्लियॉन्स कहेंगे एटॉमिक न्यूक्लियस में। ठीक है, जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स की संख्या द्रव्यमान संख्या ये सेम चीज है। द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर, ये भी सही है। आइसोबार की द्रव्यमान संख्या समान होती है। आइसोबार यानी समभारिक, समभारिक यानी भार यानी द्रव्यमान समान है, तो सही बात है। प्रोटियम और ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या समान होती है, अलग अलग है, ये समस्थानिक है, यानी स्थान समान होंगे, द्रव्यमान अलग अलग होंगे। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो एक आपका है प्रोटियम, एक आपका है ड्यूटेरियम, एक आपका ट्राइटियम है। तो प्रोटियम की द्रव्यमान संख्या 1 होती है, मतलब एक ही परमाणु क्रमांक, एक ही द्रव्यमान संख्या, कहने का मतलब उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ड्यूटेरियम में एक परमाणु क्रमांक है 2, उसमें द्रव्यमान संख्या, एक तो आपका परमाणु क्रमांक है तो प्रोटॉन है, और एक आपका न्यूट्रॉन होगा इसमें। तो इसका द्रव्यमान समान नहीं है, एक में 1 है, एक में 2 है, तो अलग अलग द्रव्यमान है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ट्राइटियम में 3 है तो 1H3 है, उसमें 2 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की अब बात आई गई है, तो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर दोबारा आएंगे इसी सवाल पर। तो जहां से छोड़ा वहीं से शुरुआत। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में इन्होंने क्या प्रयोग किया? सोने की पन्नी पर अल्फा कण प्रकीर्णन। अल्फा कण क्या होता है? ये हीलियम नाभिक वाला, ठीक है, हीलियम कणों की बौछार करवाई इन्होंने। तो इन्होंने लगभग अल्फा, जो सोने की पन्नी ली ना, उसकी मोटाई कितनी है? 100 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁷ मीटर मोटी है। तो 1000 परमाणु की मोटी परत है ना, उतनी मोटाई है। तो 1000 परमाणु की मोटाई वाली अति पतली परत थी, उतनी उन्होंने सोने की पन्नी ली है। सोने की पन्नी इसलिए क्योंकि आघात वर्धनीयता का गुण सबसे अधिक सोने में होता है, बहुत पतली परत वो चाहते थे। और ध्यान देना, इसमें सोने की पन्नी पर अल्फा कण का बौछार करवाई, लेकिन एक फैक्ट आता है यहाँ पर कि इस पन्नी की चारों ओर जिंक सल्फाइड के लेप से युक्त एक वर्ताकार आवरण लगाया गया। जैसे ये सोने की आपकी पन्नी थी, इसके चारों तरफ इस टाइप से अलग से, इसके टच में नहीं था, चारों तरफ है, इधर से आपका अल्फा कण आ रहा था। अब ये अल्फा कण को डिटेक्ट करने के लिए गया कहां पर? उस हेतु इन्होंने जिंक सल्फाइड के लेप की एक गोलाकार इस टाइप से वर्ताकार आवरण बनाया।
क्योंकि जो अल्फा कण इस जिंक सल्फाइड वाली लेयर से टकराएगा तब वहां से एक चमक है वो उत्पन्न होगी और वहीं से पता चलेगा कि अल्फा कण जा कहां पर रहा है, कितना विक्षेपित हो रहा है, सीधा जा रहा है, वापस आ रहा है। इसलिए जिंक सल्फाइड वाला ये स्टेटमेंट, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आप देखते हो तो सोने की पन्नी की मोटाई हो गई 100 परमाणु की मोटाई जितनी, अति पतली पन्नी इन्होंने काम में ली। अल्फा कण होते क्या है, तो ये हीलियम नाभिक जो होता है ना, द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, दो भारी होते हैं, द्रव्यमान इसका 4 होता है। अब बात करते हैं कि प्रयोग में हुआ क्या। जैसे ही अल्फा कणों की बौछार इस गोल्ड पन्नी पर करवाई गई तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। सीधे निकले मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खाली था और बहुत ही सेंटर में, बीच में उसका नाभिक था। तो कुछ कण इसीलिए हल्के कोणों से विक्षेपित हुए। आपको पता है नाभिक धनावेशित होता है और अल्फा कण भी हीलियम +2 यानी धनावेशित है। तो ये टकराए नहीं है, जब इस धनावेशित नाभिक के पास से गुजरेंगे तो प्लस प्लस प्रतिकर्षण होगा, तो थोड़े बहुत विक्षेपित हुए कि नहीं हुए। इसी कारण परमाणु का धनावेशित क्षेत्र कहा कि सीमित मात्रा में है, बहुत कम छोटी मात्रा में है। तो कुछ कण हल्के कोण से, हल्का कोण क्यों, क्योंकि धनावेश धनावेश प्रतिकर्षण के कारण वो हल्के कोण से कुछ अल्फा कण वहां से विक्षेपित हुए हैं। अधिकांश तो सीधे निकल गए क्योंकि अधिकांश भाग परमाणु का खाली है, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हुए हैं, ये चीज ध्यान देना। नेक्स्ट यहां पर तीसरा है, कुछ के बाद लगभग 12,000 कण है ना, उनमें से एक कण 180 डिग्री पर वापस लौटा है। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया, क्योंकि वो नाभिक से टकराया है। वो किससे टकराया, नाभिक से टकराया है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि सोने के परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक छोटे नाभिक में केंद्रित थे, तो लगभग 12,000 में से एकाध कण नाभिक से टकरा गया तो वो वापस आ गया। तो ये चीज है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निष्कर्ष यही निकला कि परमाणु का केंद्रक धनावेशित होता है, इसीलिए वहां से कुछ कण विक्षेपित हो रहे हैं जो धनावेशित हीलियम कण थे, जिससे परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उसी धनावेशित केंद्रक नाभिक में होता है। नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और वही पूरा परमाणु का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर चक्र लगाते हैं, नाभिक का जो परमाणु का आकार निर्धारित कर रहे हैं। नाभिक बहुत छोटा होता है, इसकी त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की लगभग 10⁵ गुना छोटी होती है। धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थायी विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अभिकेंद्री बल के द्वारा संतुलित होता है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये आपने देखा, थॉमसन ने भी बताया, इधर इन्होंने भी बता दिया। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो फिक्स रहती है, इक्वल रहती है। नेक्स्ट रदरफोर्ड की मॉडल की जो मुख्य कमियां निकल के आई है, जो बोर ने क्लियर की बाद में, इन्होंने एक तो कहा कि इलेक्ट्रॉन जब वर्ताकार पथ में नाभिक की चारों ओर घूमता है तो वो सतत त्वरण करता है, नहीं त्वरण करता रहता है। ऐसे जब त्वरण करेगा यानी स्पीड बढ़ाएगा, तो त्वरण करने पर क्या होता है, ऊर्जा, बिना एनर्जी के गाड़ी कैसे स्पीड बढ़ा पाती है। तो त्वरण कर रहा है तो उसको ऊर्जा को विकृत करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में एक फिक्स कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकृत नहीं करता है। जो आवेशित कण अगर त्वरण करता है तो ऊर्जा खोएगा, ऊर्जा खोएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है, धीरे धीरे ऊर्जा 0 होगी तो नाभिक में गिर जाएगा और वो परमाणु स्थिर कैसे रहेगा। तो फलस्वरूप वो नाभिक के पास गिर जाना चाहिए और परमाणु अस्थिर हो जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में परमाणु तो स्थायी है, स्टेबल है। तो ये चीज रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। फिक्स कक्षा वाली बाद में बोर ने इस मॉडल में क्लियर की, लेकिन बोर भी केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर ही ये मॉडल अप्लाई कर पाए। अब तीनों मॉडल हो गए हैं, तो ये सवाल है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषता क्या थी। मुख्य विशेषता थी परमाणु के केंद्र में एक सघन धनावेशित नाभिक होता है, केंद्र में होता है, बाकी परमाणु का भाग खाली रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाद अलग अलग एक फिक्स कक्षा, इन्होंने कक्षाओं के बारे में बताया नहीं हालांकि रदरफोर्ड ने, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों तरफ चक्कर लगाते, ये चीज बताई। लेकिन जो नाभिक होता है बहुत ही, उसका द्रव्यमान यहाँ पर आकार है वो कम रहेगा, पूरा द्रव्यमान उस नाभिक में ही रहेगा। परमाणु के केंद्र में एक सघन धनात्मक नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रति कोशों में बद्ध रहते हैं। परमाणु पूर्ण रूप से एक समान धनात्मक गोला है, नाभिक में केवल ऋणात्मक आवेश वाला, ये चीज नहीं बताई थी रदरफोर्ड ने, ये स्पष्ट रूप से बताया था। इसी कारण 12,000 में से एक कण वापस लौट के आया था। कौन सा समस्थानिकों के युग्म को निरूपित नहीं करता है। समस्थानिक देखेंगे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये आपका ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। ये सबसे नीचे वाली संख्या बताती है परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या, ऊपर वाली द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान में से प्रोटॉन घटाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगी। तो 1h1, 1h2 ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, 1h3 तीनों ही। आपने क्लोरीन का देखा, Cl35 जो 75% रहता है और Cl37 जो कि 25% रहता है। ये दोनों ही क्लोरीन के समस्थानिक हैं, क्योंकि स्थान दोनों का 17 ही है, तो ये वाला भी करेक्ट है। 17 Cl 35 और 37 होना चाहिए, इन्होंने 17 Cl
35 और 17 38 का, जो कि गलत है, डी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रेक्षण की व्याख्या रदरफोर्ड के प्रमेय, बाकी सब स्थानिक में प्रोटॉन समान होते हैं लेकिन उसमें न्यूट्रॉन अलग होने से द्रव्यमान संख्या अलग हो जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रेक्षण की व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी? तो रदरफोर्ड ने जो त्वरित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बावजूद परमाणु के स्थायित्व, भाई इलेक्ट्रॉन जब त्वरित अवस्था में रहेंगे तो ऊर्जा विकिरित करेंगे, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन वो चीज व्याख्या नहीं कर पाए रदरफोर्ड। यही एक मुख्य कमी थी कि त्वरित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बावजूद परमाणु कैसे स्थायित्व है, त्वरित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऊर्जा विकिरित करेगा तो वो गिर जाना चाहिए। प्रोटॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक प्रोटॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित नहीं होता, प्रोटॉन होता धनात्मक रूप से आवेशित होता है। इसके द्रव्यमान को एक इकाई के रूप में माना जाता है। बिल्कुल, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 यू के इक्वल है। अब 1 यू को यदि किलोग्राम में बताऊं तो मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, 1 एमयू होता है 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम के इक्वल, और लगभग इतना ही प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, इतना ही न्यूट्रॉन का लगभग द्रव्यमान होता है 1 यू के इक्वल। एग्जैक्टली 1.007 यू होता है, लेकिन आसान समझने के लिए 1 यू माना जाता है। ये 1 एमयू है, और एकदम फिक्स बताऊं, ये तो आपके 1 एमयू 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 है, लेकिन प्रोटॉन का 66 के बाद थोड़ा ज्यादा है, 1.673 गुणा 10 की घात माइनस 27 है। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है किलोग्राम में। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग कितना अधिक है? 1836 गुणा। एनसीईआरटी में डायरेक्टली 2000 गुणा दे रखा है, ये चीज भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन पर आवेश की बात करें तो आवेश प्लस 1 ई हो जाएगा, तो 1 प्लस होगा आवेश 1.602 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होगा। इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस आवेश हो जाता है। तो ये चीज है, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। और फिर ऊपर आप देखें तो कैनाल रे की खोज, और सबसे ऊपर है आपके सबसे पहला जो अवपरमाणु कण है वो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। कैथोड किरणों पर प्रयोग करते समय इन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोज डाला, और ये नकारात्मक आवेश वाला कण था। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ई नेगेटिव है। क्या है? ई नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस 1 ई होता है, और 1 ई का मतलब है माइनस 1.602 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.109 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, जो लगभग नगण्य होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन का हो गया। कैनाल रे की खोज हुई थी, हालांकि सबसे पहले 1886 में कैनाल रे की खोज हुई, और ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रे की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने कैनाल की खोज की, लेकिन ये नहीं समझा पाई कि किन किस कण से बनी है, और बाद में ये पता चला कि धनावेशित होती है, बस यही बता पाए। बाद में पता चला कि ये एक्चुअल में प्रोटॉन था। तो प्रोटॉन की जो खोज हुई है ना, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है जो गोल्डस्टीन की कैनाल रे की खोज में। तो प्रोटॉन की खोज बाद में की रदरफोर्ड ने, ठीक है, 1917 में। तो इन्होंने रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन गैस के परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारी की, और वहीं से इन्होंने ये प्रोटॉन को खोजा, और इसका मैंने द्रव्यमान वगैरह बता दिया। और उसके बाद अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ये 1932 के आसपास की थी इन्होंने, जेम्स चैडविक ने। और 1932 में उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज हुई। न्यूट्रॉन में इन्होंने खोज करते समय बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। न्यूट्रल है न्यूट्रॉन, तो आवेश उसका 0 होगा। द्रव्यमान 1.675 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, जो लगभग 1 यू के इक्वल ही कहूंगा मैं। नेक्स्ट यहाँ पर तो प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित होता है, और इसके द्रव्यमान को 1 इकाई यानी 1 यू, एम यू कह सकते हो। एक प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित होता है, और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 होता है। तो इलेक्ट्रॉन से जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 2000 गुना ज्यादा होता है। एक प्रोटॉन आवेश में उदासीन होता है, और इसका द्रव्यमान 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। आवेश कहाँ उदासीन होता है? पॉजिटिव तो होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर परिक्रमण कर सकते हैं? निश्चितवर्तीय कक्षा में करते हैं, जिसे इन्होंने विविक्त कक्षा कहा है। ठीक है, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहा है। उसमें घूमते समय ऊर्जा नहीं खोएंगे वो। उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन है? देखिए, यदि वो तत्व उदासीन है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो 17 प्लस 18 आप टोटल करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्रमांक आ जाएगा। लेकिन आपको पूछा परमाणु क्रमांक, सॉरी परमाणु क्रमांक पूछा है, तो न्यूट्रल के केस में 17 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है
उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, तो परमाणु क्रमांक 17 होगा। किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वही प्रोटॉन की संख्या है, और प्रोटॉन की संख्या, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सभी परमाणु क्रमांक के इक्वल होती है। तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो इसलिए परमाणु क्रमांक 17 होगा। द्रव्यमान संख्या टोटल ऐड कर दो 35 हो जाएगी। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई है? तो नाभिक की खोज हुई थी। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का नाभिक होता है, उसी की वजह से 12,000 में से एक वापस आया है। अधिकांश कण सीधे निकल गए, इन परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। कुछ विक्षेपित हुए हल्के कोणों से, तो वो पॉजिटिव नाभिक की वजह से हुआ है, प्रतिकर्षण से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व +2 संयोजकता दर्शाता है? तो हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी संयोजकता होती है +1 होती है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक की बात करें तो यहां पर जो आपको दे रखा विकल्प सी, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, हीलियम परमाणु क्रमांक 2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3, बेरिलियम 4 है। ये परमाणु क्रमांक है। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक है, तो पहले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसमें 3 है, तो पहले में आपका 2 अधिकतम आ सकता है, दूसरे में 1 है। बेरिलियम में 4 है, तो पहले में 2, दूसरे में 2। हीलियम में 2 है, तो पहले में 2 आ जाएंगे। तो इस केस में संयोजकता बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष जो अष्टक पूर्ण करने में चाहिए। जैसे हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। लिथियम बाह्यतम कोष पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसकी संयोजकता भी 1 है। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। तो 2 संयोजकता हो जाएगी बेरिलियम में, और हीलियम में संयोजकता है ही नहीं। तो ये आप देख सकते हो, हाइड्रोजन में +1, लिथियम में +1, क्योंकि इनकी +1 कैसे? हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में +1, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो +1 अपने आप आ जाएगा। बेरिलियम में +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो +2 हो जाएगी इसकी। तो यही पूछा आपको, इसकी संयोजकता कितनी है। हीलियम पूरा भरा हुआ है, तो 0 हो जाएगी। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार m कोष को मुख्य क्वांटम संख्या n द्वारा दर्शाया जाता है, जो किसके बराबर है? देखिए, पहला कोष k, l, m, n, तो फिर k को मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1, इधर आपका देखेंगे तो n बराबर 2, इधर n बराबर 3, n में n बराबर 4। m का पूछा तो n बराबर 3 हो जाएगा। नाभिक से बाहर की ओर कक्षाओं का क्रम ये इस टाइप से है। तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, ये फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। जैसे k कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप कहेंगे 2n स्क्वायर, 2 n 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसमें n 2 है तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर है, n 3 है तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर है, n 4 है तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर है। ये आपका हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 3 के स्क्वायर 9 दूनी 18, 4 के स्क्वायर 16 दूनी 32। ये बाह्यतम कोष, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं KLMN कोष में। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इलेक्ट्रॉन नाभिक में सकेंद्रित रहते हैं। थॉमसन ने क्या ऐसा बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में सकेंद्रित रहते? बिल्कुल नहीं बताया। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से संलग्न होते हैं, ऐसा भी नहीं बताया। इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोले में यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं, बिल्कुल रैंडमली एक धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यही थॉमसन ने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पन्नी प्रयोग है, उससे परमाणु मॉडल में एक बड़ा संशोधन हुआ। प्रयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण और निष्कर्ष सबसे यथार्थ है? इलेक्ट्रॉन नाभिक में मौजूद होते हैं और परमाणु के द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये चीज नहीं बताई है। द्रव्यमान उसके केंद्र में रहता है, जो प्रोटॉन जिम्मेदार है। अल्फा कण विक्षेपित होते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। अल्फा कण विक्षेपित क्यों हुए? क्योंकि नाभिक में एक पॉजिटिव चार्ज वाला आवेश था, प्रोटॉन, उसकी वजह से। और आपने देखा कि अल्फा कण भी हीलियम पॉजिटिव यानी धनावेशित होते हैं, तो धनावेश आपस में प्रतिकर्षित हुए, तभी तो वो विक्षेपित हुए, तो इलेक्ट्रॉन से थोड़े ही हुए वो विक्षेपित, गलत बात है। नाभिक धनावेशित होता है और परमाणु का अधिकांश आयतन घेरता है, ये चीज तो अधिकांश आयतन नाभिक नहीं घेरता है, अधिकांश नहीं, 10⁵ गुना छोटा होता है परमाणु के आकार का, ये भी गलत बात है। अधिकांश अल्फा कण पन्नी से बिना विक्षेपित हुए गुजर गए, अल्फा कण सीधे गुजर गए क्योंकि वो भाग खाली है, परमाणु का अधिकांश रिक्त है, यही चीज स्पष्ट रूप से इसमें है, बाकी सभी गलत है, डी वाली करेक्ट है। समभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? समभारिक यानी द्रव्यमान संख्या सेम है, लेकिन परमाणु क्रमांक कह दो, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है। समभारिक का मतलब उसमें द्रव्यमान संख्या A समान है, लेकिन Z अलग अलग है। जैसे कैल्शियम Z बराबर 20 है परमाणु क्रमांक, ऑर्गन में Z बराबर 18, लेकिन द्रव्यमान दोनों का 40 है। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन कोश कहलाने वाले निश्चित वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण चक्कर लगाते हैं, ये चीज बताई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?
परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन की संख्या। परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक है। यदि आपका पूरा परमाणु उदासीन है, उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा प्रोटॉन के, वही Z कहलाएगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। एक परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन 18 न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिएगा। अब 17 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 17 ही प्रोटॉन होंगे, Z भी आपका 17 होगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या दर्शाती है कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं। प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या है। अगला सवाल, समान द्रव्यमान संख्या होने के बावजूद समभारिक भिन्न रासायनिक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? समभारिक का मतलब उसमें परमाणु क्रमांक तो अलग होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम होगी। परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो उसमें Z अलग होने का मतलब है तत्व खुद अलग हो गया। अब तत्व अलग हो गया तो रासायनिक गुण तो अलग दर्शाएगा ही वो। तो तत्व अलग हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आप स्टेटमेंट देखें, उनके प्रोटॉन की संख्या समान है। Z अलग है भाई, प्रोटॉन अलग है वहां पर, क्योंकि वे आवर्त सारणी में एक ही समूह से संबंधित है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। समभारिक में जरूरी नहीं है न्यूट्रॉन समान हो, द्रव्यमान संख्या फिक्स होती है, गारंटी नहीं है कि वहां पर न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। जैसे मैं बात करूं, कार्बन की बात कर लेते हैं। C6 आपका कार्बन का एक समस्थानिक होता है 14 का, सॉरी समभारिक कार्बन का C14 और नाइट्रोजन का भी 14, दोनों का द्रव्यमान संख्या आपका 14 है, लेकिन यहाँ पर परमाणु क्रमांक अलग अलग है। इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने हो गए? 14 माइनस 6 करेंगे तो इसमें 8 न्यूट्रॉन है और इसमें 7 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन अलग हो सकते हैं, इसमें फिक्स एक ही चीज होगी, द्रव्यमान संख्या होगी, क्योंकि उनकी परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न होते हैं। बिल्कुल, परमाणु संख्या अलग होगी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अलग होगा। ये वाला विकल्प एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के संगत तत्वों का पूर्वानुमान लगाएं। तो यहां पर आपका दे रखा है, ये चीज दे रखी है, इनके बाद ये वाले करेक्ट करने हैं आपको। 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 40। 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या हो गई 39। अब ध्यान दीजिएगा, 20 प्रोटॉन का मतलब परमाणु क्रमांक है Z बराबर 20, 19 प्रोटॉन है Z बराबर 19। तो 19वां तत्व और 20वां तत्व कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। तो 19वां तत्व आपके हो जाएगा पोटेशियम, पहले आता है 19 पर, तो 19वां है पोटेशियम और 20वां है कैल्शियम। 19वां है पोटेशियम, तो आपको दे रखा है ये है कैल्शियम है, पहले कैल्शियम आएगा और फिर पोटेशियम आएगा, तो कैल्शियम पोटेशियम होगा, कैल्शियम पोटेशियम, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 20 प्रोटॉन कैल्शियम का है, 19 प्रोटॉन पोटेशियम का है, दोनों का द्रव्यमान संख्या ये हो जाएगा। किसी तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉन इक्वल है, समस्थान है तो प्रोटॉन उसमें समान है, परमाणु क्रमांक समान है। रदरफोर्ड स्वर्ण प्रयोग ने किसकी उपस्थिति स्थापित की? नाभिक की खोज एक तरीके से की है। इससे पता चला कि नाभिक होता है सेंटर में। C6 12 और C6 14 में प्रोटॉन की संख्या क्रमश कितनी है? देखिए प्रोटॉन दोनों में 6 ही है। कारण क्या है कि ये समस्थानिक है तो स्थान समान है, प्रोटॉन की संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें अलग अलग है, ठीक है, उसी की वजह से द्रव्यमान संख्या अलग आई है। दोनों में 6 ही होंगे। तो यहां पर सबसे नीचे होता है ना वो प्रोटॉन होता है, इस प्रकार C6 12 C6 14 ये बताता है परमाणु क्रमांक, ये ऊपर बताता है द्रव्यमान संख्या, ये A है, नीचे वाला Z है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बड़ा होता है। नाभिक का तो छोटा होता है ना, 10⁵ गुना छोटा होता है, ये तो गलत है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्रिकोणीय पथों में, त्रिकोणीय पथ कौन से आ गए? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तीय पथों में परिक्रमण नहीं करते, तो कहां करते? वर्ताकार ही तो करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/2000 भाग होता है, इन 2000 गुना इनका ज्यादा होता है प्रोटॉन का। इसलिए परमाणु के कुल भार में इलेक्ट्रॉन का योगदान नगण्य माना जाता है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10⁵5 गुना छोटी होती है, नाभिक की छोटी होती है 10⁵5 गुना। समदाबीय आइसोबार्स वे परमाणु होते हैं। आइसोबार्स में द्रव्यमान संख्या समान, समभारिक की बात हो रही है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है कि भार समान है तो द्रव्यमान समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है। समभारिक कह दो, आइसोबार कह दो। निम्नलिखित में से कौन सा थॉमसन के परमाणु मॉडल का सर्वोत्तम वर्णन करता है? थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए हैं। प्लम पुडिंग मॉडल की तरह उन्होंने बताया धनावेशित गोला है जिसमें तरबूज के बीज की भांति इलेक्ट्रॉन अंतःस्थापित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसको अच्छी तरह से स्पष्ट करता है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं?
बिल्कुल, समस्थानिक का मतलब है कि एलिमेंट तत्व सेम है, तत्व सेम है तो उनके रासायनिक गुण समान होंगे। समभारिक में तत्व चेंज हो गए तो रासायनिक गुणधर्म अलग हो गए। तो समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, ये गलत है। समस्थानिक में तो प्रोटॉन सेम ही होता है। समस्थानों की परमाणु संरचना पूरी तरह से भिन्न होती है, जो उनके भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रभावित करती है। परमाणु संरचना भिन्न नहीं होती पूरी तरह से। समस्थानों की परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन उनके न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, जो द्रव्यमान जैसे भौतिक गुणों को प्रभावित करती है। ये वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। समस्थानिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं होते हैं, तो सी वाला करेक्ट है कि समस्थानिक की परमाणु संख्या समान होती है, इसकी वजह से रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। न्यूट्रॉन की संख्या अलग है तो द्रव्यमान संख्या वहां पर अलग अलग हो रही है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो द्रव्यमान ही भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किस अवलोकन ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश आयतन रिक्त है, कि अधिकांश कण वहां से सीधे ही निकल गए। अल्फा कण प्रकीर्णन किया है गोल्ड पर, तो अधिकांश कण है, नाभिक से टकराए नहीं, तो इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, वो उसी वजह से सीधे निकले। कुछ कण हल्के कोण से विक्षेपित हुए क्योंकि वो नाभिक के पास से गुजरे हैं, और अल्फा कण पॉजिटिव है, नाभिक भी पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण से हुआ है। कुछ अल्फा कण 180 डिग्री से, कुछ तो नहीं, 12,000 में से एक कण 180 डिग्री से वापस आया है। अल्फा कण परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित हुए हैं। अल्फा कण खुद ही पॉजिटिव है, हीलियम प्लस है, और इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की और आकर्षित हुए ऐसा तो कोई बताया ही नहीं मॉडल में। कुछ अल्फा कण छोटे कोण से, ये सही बात है, कुछ अल्फा कण छोटे कोणों से विक्षेपित हुए हैं, लेकिन छोटे कोण से विक्षेपित हुए ये चीज ये नहीं बता पा रही है कि अधिकांश आयतन रिक्त है। अधिकांश आयतन रिक्त वाला आपको बताना है, ये बात तो जरूर हुई है। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी से सीधे गुजर गई, ये बात स्पष्ट करती है कि उसका अधिकांश आयतन रिक्त है। बाकी जैसे कुछ अल्फा कण 180 डिग्री से, 12,000 में से एक 180 डिग्री से आया, ये बताता है कि बहुत ही कम भाग में उसका नाभिक है, इसीलिए केवल एक ही 12,000 में से वापस आ पाया है। और कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए हैं, तो ये बताता है कि ये पॉजिटिव भाग है, अंदर वाला अल्फा कण पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तभी विक्षेपित हुए हैं। अधिकांश अल्फा कण स्वर्णपन्नी से सीधे गुजरे हैं, तो वहां पर रिक्त भाग वो बताता है, तो ये चीज है। नेक्स्ट देखते हैं किस तत्व की द्रव्यमान संख्या 27 है और उसमें 14 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। 14 न्यूट्रॉन है, इसका मतलब सबसे पहले प्रोटॉन निकालेंगे यहां पर 27 माइनस 14 करके। प्रोटॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या यहां पर आपका हो जाएगा 27 और न्यूट्रॉन 14 है, तो ये आपके रहा 13 उसका परमाणु क्रमांक है। तो 13 परमाणु क्रमांक है, तो 13 परमाणु क्रमांक होता है एल्यूमिनियम का। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस प्रकार आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम का होता है 13 परमाणु क्रमांक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समभारिक परमाणु है। समभारिक में ये वाला भार ये इक्वल होना चाहिए, जैसे 15 16 15 16 40 40, ये वाला इक्वल है पोटेशियम और आर्गन में, इसलिए समभारिक हो जाएंगे ये वाले। ये आप देख पा रहे हो 92 92, ये यूरेनियम 92, ऑक्सीजन 8 8, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन इसका भार इक्वल नहीं है। इधर एलिमेंट अलग होंगे, समभारिक में भाई एलिमेंट खुद अलग होंगे, इसीलिए परमाणु क्रमांक उसका अलग होगा, लेकिन ये वाली चीज इक्वल होगी। पहले जो आ रहा है ना वो परमाणु द्रव्यमान है, ये सेम होगा समभारिक में। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन से कण हीलियम आयनों पर दोहरे आवेशित है। तो हीलियम आयन है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन कराया, तो अल्फा कण है, He+2 है। नेक्स्ट देखते हैं जिसका द्रव्यमान For होता है। आर्गन और कैल्शियम जिनका द्रव्यमान इक्वल है, ये समभारिक है, आइसोबार्स है। रदरफोर्ड के किस प्रयोग के कारण परमाणु केंद्र की खोज हुई है। परमाणु के केंद्र की खोज हुई है अल्फा कण प्रकीर्णन, उसी से नाभिक की खोज हुई है अल्फा कण प्रकीर्णन। किस अवपरमाणु कण पर। अवपरमाणु कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये परमाणु में अवपरमाणु कण होते हैं। ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, E- होता है, और इसका द्रव्यमान तो लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का 1/2000वां भाग होता है, यानी शून्य की ओर है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है कैथोड किरणों के अध्ययन के दौरान। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो क्या होगा। इलेक्ट्रॉन खोएगा तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे आएगा। वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कम हुई तभी नीचे गिर गया। लेकिन यहाँ पर ये बोर वाली चीज नहीं, ये स्टेटमेंट आप कथन देखो, ये ऋणायन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन खोएगा, इलेक्ट्रॉन चला गया तो पीछे धनायन रहा ना, ऋणायन कहाँ बन गया।
धनायन बन जाता है कैटाइन। एक ऑक्सीजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन परमाणु में न्यूट्रॉन, तो सबसे पहले ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने होते हैं? तो ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 है, 16 उसका द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक उसका निकालेंगे तो 8 ही न्यूट्रॉन होंगे। जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन होंगे ऑक्सीजन में। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या ही आपके न्यूट्रॉन की संख्या है, तो परमाणु क्रमांक उसका 8 है, तो द्रव्यमान संख्या उसकी 16 है, तो न्यूट्रॉन वहां से आपका हो गया 8। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या होती है यहाँ पर नैनोमीटर में, और लगभग 10 की घात माइनस 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 10 की घात माइनस 10 मीटर होती है। इसके विपरीत नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 की घात माइनस 15 मीटर होती है। यानी नाभिक की त्रिज्या है 10 की घात 5 गुना कम है परमाणु की त्रिज्या से। क्योंकि इसको ऐसे समझ सकते हो कि 10 की घात माइनस 10 आपके परमाणु का आकार, 10 की घात माइनस 15 आपका नाभिक का आकार। तो ये आप करेंगे तो 10 की घात 5 यानी नाभिक का आकार परमाणु के आकार से 1 लाख गुना छोटा या फिर 10 की घात 5 गुना छोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मिलकर द्रव्यमान संख्या निर्धारित करते हैं। बोर-बरी के अनुसार m कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित हो सकते हैं? बोर-बरी का जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन वाला नियम है तो 2n स्क्वायर से पता चलता है। 2n स्क्वायर में KLM n बराबर इसमें 3 होगा। K में आपका 1 होता है n बराबर, ये चीज आपको ऑलरेडी ऊपर बता रखी है। KLM n, इसमें n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है। और 2n स्क्वायर का मतलब 2 गुणा 1 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 गुणा 3 का स्क्वायर और 2 गुणा 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पर 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको एम का पूछा तो अधिकतम 18 हो सकते हैं। न्यूक्लियस का मतलब ये हुआ कि उसमें द्रव्यमान संख्या कितनी है। परमाणु पाए जाने वाले अपरमाणु कण होते हैं, इनमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या शामिल है। न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या मतलब उस नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं वही उसकी परमाणु संख्या होती है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या को किस रूप में परिभाषित करते हैं? द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समभारिक परमाणु में वे परमाणु होते हैं जिसमें द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन तत्व खुद अलग अलग है। भिन्न भिन्न तत्व है तो परमाणु क्रमांक अलग अलग हो जाएंगे लेकिन द्रव्यमान संख्या भार समान होगा। 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन वाले एक उदासीन परमाणु को जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन है तो उदासीन है। द्रव्यमान संख्या कितनी है? द्रव्यमान संख्या निर्धारित होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, तो 23 हो जाएगी द्रव्यमान संख्या। और नेक्स्ट ये सोडियम का होता है 23। परमाणु क्रमांक 10 वाले तत्वों में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? परमाणु क्रमांक 10 होता है आपके नियोन का, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है नियोन में? तो जितने परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ 10 हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की विशेषता का सटीक वर्णन करता है? तो बोर का मॉडल आप देखते हो तो कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में नाभिक के विपरीत घूमते हैं, यही चीज है। नाभिक में स्थित थोड़े होंगे, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या की गणना कैसे होती है? बार बार आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। कौन सा कथन एक परमाणु प्रोटॉन के अभिलक्षणों का सटीक वर्णन करता है? तो प्रोटॉन जो नाभिक में होता है आपका परमाणु क्रमांक बताता है, वे परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक में होंगे। इलेक्ट्रॉन की तुलना में उनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये गलत बात है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से 1/2000 गुना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का नगण्य होता है। नाभिक की चारों ओर निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते हैं, वे नाभिक की चारों ओर निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो गई। तो नाभिक की चारों ओर तो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं, प्रोटॉन थोड़े ही करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, जिन्हें कोश या कक्ष कहते हैं। जिन कक्षाओं में वो परिक्रमण करते हैं वो आपका एनर्जी लेवल है, ऑर्बिटल है। सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। तो अष्टक नियम देखते हो, बाहरी कक्षा में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक नियम के अनुसार बाहरी कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं स्थायित्व में। न्यूट्रॉन के बारे में कौन सा कथन सही है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही नाभिक में होते हैं, इसमें धनावेश होता नहीं, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन। ये परमाणु के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। रासायनिक गुणधर्म उसके प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होता है कि तत्व है कौन सा। ये परमाणु के नाभिक में बिल्कुल होते हैं। निहित कक्षा में परिक्रमण तो इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो विकल्प सी आपका करेक्ट है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ये भी साथ में देख लो। क्लोरीन परमाणु के ALM शेल में इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या है? देखिए, क्लोरीन परमाणु होता है 17 परमाणु क्रमांक। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल में अष्टक नियम के अनुसार 8 ही जाएंगे, 10 हो गए, पीछे रहे 7, 2 8 7 हो जाएगा। 17 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 आए, दूसरे अष्टक में अधिकतम
8 ही आ सकते हैं नियम में, 10 हो गए और पीछे 7 है तो 7 आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है? सोडियम का परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणु संख्या 11 यानी प्रोटॉन उसमें 11 है। ऑप्शन में बाकी विकल्प नाइट्रोजन का दे रखा है तो नाइट्रोजन का 12 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन है तो उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या ये दोनों का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होगा 23 होगा। ये सोडियम की ही बात हो रही है। कौन सा हाइड्रोजन परमाणु का समस्थानिक नहीं है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम। हीलियम खुद ही अलग है, आपका समस्थानिक कैसे होगा? किस अपरमाणिक कण की खोज ने थॉमसन के मॉडल का विकास किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई पहले, उसके बाद इसी कण की खोज के बाद थॉमसन का मॉडल आया। तो जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की है और फिर 1904 में ये आपका थॉमसन का मॉडल आया। तो जिससे ये सिद्ध हुआ कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। पहले तो डाल्टन वगैरह ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, आगे उसे और विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली में बाद में पता चला, एक तो स्थिर विद्युत से पता चला और सबसे पहले कैसे पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। तो दो वहां पर थ्योरी है। एक तो आपका स्थिर विद्युत यानी जैसे दो चीज रगड़ी आपने, रेशम का कपड़ा है, एक कांच की छड़ आपस में रगड़े तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। परमाणु से एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन निकला है, तो वो चीज बताती है कहीं न कहीं परमाणु में भी कुछ अपरमाणु कण होते हैं। दूसरी विद्युत चालकता है, किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, तो वो दोनों डिफाइन कर रही है कहीं न कहीं परमाणु अविभाज्य नहीं है। नेक्स्ट यहां पर अपन देख लेते हैं विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो वो समस्थानिक नहीं, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम है तो समभारिक कहा जाएगा। बिल्कुल, परमाणु क्रमांक अलग अलग, द्रव्यमान संख्या सेम है तो वो समभारिक हो जाएगा। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा निरूपित की जाती है। ये बोरबरी की योजना है। किसी तत्व की एक दूसरे से संयोजन क्षमता मुख्यतः संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। भाई एक तत्व दूसरे तत्व से बॉन्डिंग जो बनाएगा, संयोजन क्षमता होगी, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करती है, संयोजकता जिसे आप कहते हो। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और तत्व की संयोजन क्षमता निर्धारित करते हैं। तो संयोजकता तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, बाह्यतम कोश पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने की साझेदारी हो रही है, स्थानांतरण की आवश्यकता हो रही है, उस तत्व की संयोजकता है। दो तत्वों को समभारिक के रूप में क्या परिभाषित करता है? समभारिक यानी द्रव्यमान समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो पहले कोश में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 6 आ जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन कक्ष अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, इसलिए O2- है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, संयोजकता 2 हो जाएगी। जे थॉमसन ने किस कण की खोज की है? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने 1897 में की है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दो नाम आते हैं, लेकिन कैनाल किरणों की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और प्रोटॉन की खोज का नाम विशेषकर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का ही आता है। कैनाल किरणों को पता चला कि धनावेशी थे और उसके बाद में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। न्यूटन की जेम्स चैडविक ने की नाभिक की खोज की थी, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से। परमाणु में प्रोटॉन कहां पाए जाते हैं? प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक में। इस प्रकार आपने देखे टोटल 76 क्वेश्चंस जो परमाणु की संरचना की चैप्टर है एनसीईआरटी का कक्षा 9 का, उसी के ये सारे सवाल ग्रुप डी में पूछे गए हैं। बाकी ये सारे आपके केमिस्ट्री के 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सभी चैप्टर 8 वीडियोस आपके कवर हो चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया का पहला, फिर अमर क्षार लवण हो गया, उसके बाद आपने देखा धातु अधातु है, फिर हमारे आसपास के पदार्थ क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, कार्बन है, उसके यौगिक है, परमाणु, अणु और परमाणु की संरचना। तो इस प्रकार आपने लगभग 500 क्वेश्चंस ये हो गए, 300 क्वेश्चंस ये हो गए, 800 क्वेश्चंस केमिस्ट्री की कंप्लीट कर दी है। मतलब टोटल लगभग 2500 क्वेश्चंस है, तो 1/3 भाग अपना कवर हो चुका है। नेक्स्ट अपन किसकी शुरुआत करें, बायोलॉजी की करें या फिर भौतिकी फिजिक्स की करें, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बाकी जिन्होंने ई बुक ले ली है तो वो बता सकते हो, नहीं लिए तो TGRAM25 कूपन कोड यूज कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी टेक्स्ट बुक पर भी सेल चल रही है, TTG के कूपन कोड से उसका फायदा उठा सकते हो। न्यू यूजर के लिए रहेगा, नए मोबाइल से अब आप रजिस्टर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।